सर बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, नहीं समझ आता कहाँ मैनी यूज़ करना है, कहाँ मच यूज़ करना है, नहीं समझ आता क्या डिफरेंस है ऑफ यू, द फ्यू एंड फ्यू में, क्या डिफरेंस है लिटिल, आ लिटिल एंड द लिटिल में, कहाँ फ्यू यूज़ करें, कहाँ लिटिल यूज़ करें, सर टू एंड वेरी में क्या डिफरेंस है, मच टू एंड टू मच में क्या डिफरेंस है। ये सारी की सारी कन्फ्यूजन्स को आज दूर करेंगे एंड लाइफ टाइम आपको इस कंसेप्ट से कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरा वादा है आपसे। हाय, माय नेम इज़ नईम सकलैनी एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नईम अहमद सकलैनी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और एकदम परफेक्ट होंगे। एक सेकंड का भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज देखते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन सी कन्फ्यूजन्स को दूर करने वाले हैं। मैनी वर्सेस मच, कहाँ मैनी यूज़ करना है, कहाँ मच यूज़ करना है, इनकी मीनिंग क्या होती है, किससे पहले आते हैं, सब कुछ डिटेल में एकदम पढ़ने वाले हैं। फ्यू, आफ्यू, दाफ्यू में सर क्या डिफरेंस है, कहाँ दाफ्यू यूज़ करना है, कहाँ आफ्यू यूज़ करना है एंड कहाँ सिर्फ फ्यू यूज़ करना है, इनमें क्या डिफरेंस है। साथ साथ लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल में क्या डिफरेंस है एंड कहाँ फ्यू यूज़ करना है, कहाँ लिटिल यूज़ करना है, ये भी एकदम डिटेल में हम देखने वाले हैं। सर वेरी एंड टू में क्या डिफरेंस है, क्या टू की जगह वेरी रिप्लेस कर सकते हैं या वेरी की जगह टू रिप्लेस कर सकते हैं, ये भी देखेंगे डिटेल्ड में। ईच एंड एवरी, ओहो, ईच एंड एवरी मोस्ट अवेटेड कंसेप्ट, ईच एंड एवरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, ईच एंड एवरी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हर कोई एक्सप्लेन नहीं करता ईच एंड एवरी को डिटेल में, लेकिन जब मैं ईच एंड एवरी पढ़ाऊंगा एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। एट द लास्ट हम टू मच एंड मच टू का सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैनी, मच, लिटिल, फ्यू, इन चारों को समझ लेते हैं। बहुत इजी है इनको समझना, इसीलिए स्टार्टिंग इन्हीं से करते हैं। ये चारों का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये चारों का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव्स हैं। ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं। और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। क्योंकि ये एडजेक्टिव है एंड एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, इसीलिए इन एडजेक्टिव्स को समझने के लिए एक बेसिक आइडिया होना चाहिए हमें नाउन का, बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए नाउन का। तो थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया लेंगे नाउन का, उतना ही नाउन के बारे में समझेंगे जितना कि इस कंसेप्ट को समझने के लिए ज़रूरी है। डिटेल में जब मैं नाउन पढ़ाऊंगा तब आपको एकदम डिटेल में नाउन चैप्टर हम पढ़ेंगे डीप एक्सप्लेनेशंस के साथ। लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि सिर्फ इस कंसेप्ट को लेके हमें चलना है तो सिर्फ बेसिक आइडिया लेंगे। जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, उनका रिवीजन हो जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता है एकदम कंसंट्रेशन के साथ यहीं पे देखना है। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स। किसी का भी नाम है तो वो नाउन है, किसी का भी नाम है तो वो नाउन है। एग्जांपल दीजिए, रोहन, मीनाक्षी, दिल्ली, देहरादून, अमेरिका, दीज ऑल आर द सारे के सारे नाम्स है ना, सारे के सारे नाम्स हैं। और ये सारे के सारे अगर मैंने क्या कहा, मैंने कहा रोहन किसी का नाम है, मीनाक्षी किसी का नाम है, दिल्ली किसी का नाम है, मीनाक्षी किसी का नाम है। तो ये सारे के सारे किसी ना किसी चीज़ के नाम हैं। और अगर कोई वर्ड किसी का नाम है तो वो 100% नाउन है, 100% नाउन है। तो नाउन की डेफिनेशन क्या निकल गई? जैसे नाउन किसी का भी नाम है ना तो वो नाउन हो गया। नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स। ओके, ठीक है। एग्जाम्पल नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स। क्या एग्जाम्पल दिया? मोहन, देहरादून, सविता, ये सारे के सारे नाम है और क्योंकि ये नाम है इसीलिए इनको हम नाउन कहते हैं। अब नाउन टू पार्ट्स में यहाँ हमें डिवाइड करना है। वैसे तो बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं नाउन की, लेकिन इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें सिर्फ टू पार्ट्स में ही डिवाइड करना ज़रूरी है। सर कौन कौन सा? काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। वैसे हम कई समय फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि नाउन की कई सारी कैटेगरी है। ये मत सोचना कि हमने सिर्फ दो कैटेगरी ही बताई, बहुत सारी कैटेगरी हैं, लेकिन हमें सिर्फ अभी दो ही कैटेगरी को समझना है। क्या कि नाउन एक तो काउंटेबल नाउन होते हैं और एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? काउंटेबल नाउन सर नाउन नाम से ही पता लग रहा है, नाम से ही पता लग रहा है। क्या? काउंट प्लस एबल मीन्स नाउन दैट कैन बी काउंटेड। काउंटेबल मीन्स नाउन दैट कैन बी काउंटेड, मतलब ऐसा नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम 1 2 3 1 2 3 4 5 6 करके गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसी को काउंटेबल नाउन कह सकते हैं। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल मीन्स सर अनकाउंट प्लस एबल। अनकाउंट प्लस एबल मीन्स अ नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड। ऐसा नाउन जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, जिसको आप 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 करके नहीं काउंट कर सकते, उसी को हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। सर एग्जांपल दीजिए काउंटेबल नाउन का, अनकाउंटेबल नाउन का। काउंटेबल नाउन्स हमारे पास बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन्स हमारे पास है, हम उनको नहीं गिन सकते, बहुत हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लिमिटेड ही हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, उन्हीं को ध्यान रखना होता है। अनकाउंटेबल नाउन सिर्फ लिमिटेड है, उन्हीं को ध्यान रखना होता है, हमारा काम हो जाता है। क्योंकि बच्चे बचे हुए जो भी बचे हुए हैं सारे के सारे वो हमारे काउंटेबल नाउन्स हो जाते हैं। बॉयज़, स्टूडेंट्स, एनिमल्स, है ना, गर्ल्स, वुमेंस, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे काउंटेबल्स हैं, हम इनको गिन पाते हैं।
कितने बॉयज़ हैं क्लास में, हम गिना करते थे। क्यों गिना करते थे? ताकि वो काउंटेबल थे, गिनते थे ना, 1 बॉय, 2 बॉयज़, 3 बॉयज़, है ना, 4 गर्ल्स। तो ये सारे के सारे हम गिन सकते थे क्योंकि वो काउंटेबल हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी क्या है? कौन से अनकाउंटेबल होते हैं? क्या एग्जाम्पल्स होगा सर उनका? मिल्क, वाटर, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, लगेज, पैकेज, दीज ऑल आर व्हाट? अनकाउंटेबल नाउन्स। यस। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, वही हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन सर? काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन बता दिया मैंने आपको, ठीक है। काउंटेबल नाउन क्या एग्जाम्पल दिए? स्टूडेंट्स, गर्ल्स, कंट्रीज, ये सबको सर हम गिन सकते हैं, इसीलिए इनको काउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है। सेकेंड, अनकाउंटेबल नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, मिल्क, वाटर, इंफॉर्मेशन, एसेट्रा। ये कुछ अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। कभी आपने ये कहा कि एक दूध मुझे दे दो, कभी आप कहीं पे मिल्क लेने के लिए गए और आपने किसी से भी कहा कि एक दूध दे दो या एक पानी दे दो या एक इन्फॉर्मेशन दे दो, नहीं, आप ऐसा कभी नहीं कहोगे कि एक दूध दे दो, एक चीनी दे दो। सुगर इज ऑल्सो एन अनकाउंटेबल नाउन, शुगर भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए आप कभी ये नहीं कहते कि एक चीनी दे दो, है ना, एक चीनी दे दो नहीं कह सकते आप। एक फर्नीचर दे दो नहीं कहोगे आप, एक लगेज दे दो नहीं कहोगे आप। ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपके माइंड में एक डाउट आएगा कि सर अनकाउंटेबल नाउन हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है? आपने तो कुछ ही गिने चुने बताए हैं सर, मिल्क होता है, वाटर, इन्फॉर्मेशन, एक्सेट्रा, ठीक है सर, आपने कुछ बता दिए, लेकिन जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है हम कैसे पहचानेंगे? मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको वीडियो के लास्ट में अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट आपको कहाँ से मिलनी है मैं बता दूंगा आपको, वहाँ से ले लेना, सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन वहाँ से आपको हो जाएंगे। उसके बाद आपको एक भी अनकाउंटेबल नाउन कहीं और से करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब मैंने आपको मैनी मच पढ़ाने से पहले ये सब क्यों पढ़ाया? नाउन की 2 कैटेगरी, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ये सब क्यों पढ़ाया सर? डायरेक्ट मैनी मच आपको क्यों नहीं पढ़ा दिया, क्यों नहीं पढ़ाया? अब देखना मैंने क्यों नहीं पढ़ाया। अच्छा, उससे पहले ये बताइए, मैनी मच दोनों का मीनिंग ही बहुत होता है, दोनों का मीनिंग ही बहुत होता है, ठीक है। मैंने हिंदी में कहा क्लास में बहुत लड़के हैं, क्लास में बहुत लड़के हैं, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हिंदी में ही, जग में बहुत पानी है, जग में बहुत पानी है। दोनों सेंटेंसेस में मैंने बहुत का इस्तेमाल किया, लेकिन पानी, बहुत पानी, पानी एक अनकाउंटेबल नाउन है, बहुत लड़के काउंटेबल नाउन है। मीन्स हिंदी में मैंने काउंटेबल, अनकाउंटेबल दोनों नाउन के लिए सेम वर्ड इस्तेमाल किया, बहुत। लेकिन इंग्लिश में बहुत के लिए 2 वर्ड मुझे मिले, मैनी मच। मैनी मच डिपेंड करेगा कि काउंटेबल नाउन के साथ हमें कौन सा यूज़ करना है एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमें कौन सा यूज़ करना है, इसीलिए हमें इनको अलग अलग पढ़ना पड़ता है। हिंदी में क्या है कि बहुत लड़के हैं, तब भी हमने यूज़ किया, बहुत पानी है तब भी हमने यूज़ किया। काउंटेबल, अनकाउंटेबल दोनों के साथ हम सिर्फ बहुत ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है बाबू, इसीलिए हमें इन दोनों को अलग अलग पढ़ना पड़ता है। तो मैनी विथ काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ आप इस्तेमाल करते हैं मच, विथ अनकाउंटेबल नाउन मच आप एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। सर थ्योरी बहुत हो गई, एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल पे ही आ रहा हूँ बाबू, बहुत क्लियर होगा, एकदम क्लियर होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, देयर वर मैनी मच बॉयज़ इन द क्लास, देयर वर मैनी मच बॉयज़ इन द क्लास, क्लास में बहुत लड़के थे, क्लास में बहुत लड़के थे। अब मुझे ये बताइए कि मैनी बॉयज़ आएगा या मच बॉयज़ आएगा? आप कहोगे सिर्फ बॉय हो गिन सकते हैं, काउंटेबल है, क्योंकि काउंटेबल है एंड काउंटेबल नाउन के साथ मैनी आता है ना कि मच आता है, तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, देयर वर मैनी बॉयज़ इन द क्लास, क्लास में बहुत लड़के थे। ओके, सेकंड एग्जांपल पाइए, आई ड्रिंक मच मैनी मिल्क, मैं बहुत मिल्क पीता हूँ, बहुत मिल्क पीता हूँ। तो मच मिल्क आना चाहिए या मैनी मिल्क आना चाहिए? आप कहोगे सर मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम हमेशा मच का इस्तेमाल करते हैं ना कि मैनी का, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया तो गलत हो जाएगा, मच एनी हाउ हमें यूज़ करना पड़ेगा एंड द सेंटेंस विल बिकम आई ड्रिंक मच मिल्क, मैं बहुत दूध पीता हूँ। परफेक्ट। थर्ड एग्जाम्पल क्या है? मैं इतने सारे एग्जाम्पल्स इसलिए लिख के लाया हूँ ताकि आपको 0.1% भी डाउट किसी में भी ना रहे। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, मैनी मच गेस्ट्स आर प्रेजेंट, बहुत गेस्ट मौजूद हैं, बहुत गेस्ट प्रेजेंट हैं। मैनी गेस्ट आना चाहिए या मच गेस्ट आना चाहिए, क्या लगता है? सॉरी, आप कहोगे सर गेस्ट मेहमान काउंट कर सकते हैं ना,
कहते हैं ना कि 10 गेस्ट आए हैं, 20 गेस्ट आए हैं, 4 गेस्ट आ रहे हैं, है ना। तो गेस्ट काउंटेबल नाउन है, हम उनको गिन सकते हैं, तो काउंटेबल है। काउंटेबल नाउन के साथ आपने बताया था सर मैनी आता है ना कि मच आता है, और अगर ये काउंटेबल है तो आपको मैनी का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना कि मच का। सेंटेंस क्या बनेगा, मैनी गेस्ट्स आर प्रेजेंट, बहुत से गेस्ट प्रेजेंट है। ओके, फोर्थ एग्जाम्पल क्या है हमारा, वी हैव डिस्ट्रॉयड मैनी मच फर्नीचर, वी हैव डिस्ट्रॉयड मैनी मच फर्नीचर, हमने बहुत फर्नीचर खराब कर दिया है या तोड़ दिया है। वी हैव डिस्ट्रॉयड मैनी मच फर्नीचर। क्या लगता है आपको, यहाँ मैं चाहूँगा वीडियो पॉज करेंगे एंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे मैनी फर्नीचर होगा या मच फर्नीचर होगा। ओके, जिनको नहीं पता बता देता हूँ, फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। यस, फर्नीचर इज एन अनकाउंटेबल नाउन एंड विथ एन अनकाउंटेबल नाउन वी ऑलवेज यूज मच नॉट मैनी। दैट इज वाई इफ वी यूज मैनी द सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। ओके, तो यहाँ पे फर्नीचर ना होकर क्या आएगा सर, मच हमें पुट करना पड़ेगा। क्यों पुट करना पड़ेगा, बिकॉज फर्नीचर इज एन अनकाउंटेबल नाउन। परफेक्ट, वी हैव डिस्ट्रॉयड मच फर्नीचर, हमने बहुत फर्नीचर खराब डिस्ट्रॉयड कर दिया है। वेरी गुड, मैनी मच के सारे कंसेप्ट क्लियर करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ 0.1% भी डाउट आपके माइंड में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, लेकिन मैं समझता नहीं हूँ कि 1% भी आपके माइंड में अब भी डाउट होगा। ओके, आप क्या देखना है सर, फ्यू एंड लिटिल। फ्यू के साथ, फ्यू किसके साथ इस्तेमाल करेंगे एंड लिटिल आप किसके साथ इस्तेमाल करेंगे। फ्यू आप इस्तेमाल करते हैं काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ, जिस तरीके से हमने मैनी का इस्तेमाल किया था, बहुत, मैनी का मतलब बहुत, हमने मैनी काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल किया था, इसी तरीके से फ्यू भी हम काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। लिटिल आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हो। सर लेकिन इनका मीनिंग क्या है, इनका मीनिंग होता है थोड़ा कुछ, थोड़ा कुछ है, कुछ थोड़ा है ना, ये सारी मीनिंग होती है इनकी। तो फ्यू काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ एंड लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सॉरी, क्या एग्जाम्पल्स, देयर इज अ फ्यू अ लिटिल मिल्क इन द बॉक्स। अब आप मुझे बताइए बाबू, अ फ्यू मिल्क होगा या फिर अ लिटिल मिल्क होगा। जल्दी जल्दी वीडियो पॉज करेंगे, तुरंत आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, अ फ्यू होगा या अ लिटिल होगा। मेरे एक्सप्लेनेशन से पहले, इससे पहले कि मैं आइडेंटिफाई करूं, आपको आइडेंटिफाई करके रखना है कि अ फ्यू मिल्क होगा या फिर अ लिटिल मिल्क होगा। आप कहोगे सर मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, और क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ अभी आपने बताया कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप लिटिल का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे सर लिटिल होगा ना कि अ फ्यू होगा। ठीक है, सेंटेंस क्या होगा, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द बॉक्स। बॉक्स में थोड़ा या कुछ दूध है। परफेक्ट। सेकंड एग्जांपल पाइए, वुड यू लाइक टू हैव अ लिटिल अ फ्यू वाटर। क्या लगता है आपको, अ लिटिल वाटर होगा या अ फ्यू वाटर होगा। अ लिटिल वाटर होगा या अ फ्यू वाटर होगा। आपको सर वाटर इज एन अनकाउंटेबल, कभी आप ये नहीं कह सकते ना कि एक पानी दे दो मुझे, है ना, एक पानी दे दो। कभी बोला है क्या ऐसे एक पानी दे दो, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है सर। आप 1 लीटर, अच्छा किसी के डाउट माइंड में ये डाउट आ सकता है कि सर हम 1 लीटर दूध लेते हैं, काउंट कर रहे हैं, बट आप दूध को काउंट नहीं कर रहे हो, आप दूध को नहीं काउंट कर रहे हो, आप उसकी आपने एक यूनिट बना दी। यूनिट आपने इसीलिए बनाई ताकि आप उसको काउंट नहीं कर सकते थे, ठीक है, इसीलिए आपने उसकी यूनिट बनाई। ठीक है, वो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, जो आप 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, ये आपने यूनिट बनाई हुई उनकी। आप दूध नहीं कह सकते कि 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक है। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जिसको आप ये कह सको कि 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, ठीक है, 1 लड़का है 2 लड़का है, 3 लड़के हैं 3 स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट हैं 4 लड़कियाँ हैं, 5 औरतें हैं 5 शहर हैं, है ना, 6 देश हैं। तो ये सारे के सारे काउंटेबल हैं, 1 2 3 1 2 3 में इनको आप काउंट कर सकते हो। लेकिन क्या मिल्क, वाटर, फर्नीचर काउंट कर सकते हो? द आंसर इज नो, आप नहीं काउंट कर सकते। इसीलिए एंड सारा फंडा आपका क्लियर हो ही जाएगा। मैं सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन आपको देने ही वाला हूँ, लास्ट में बताऊंगा लेकिन मैं कहाँ दूंगा आपको, ठीक है। ओके, हाँ, क्या देख रहे थे हम? सेकेंड एग्जाम्पल, परफेक्ट। वुड यू लाइक टू हैव अ लिटिल ऑफ यू वाटर। आपको सर वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, अभी आपने बताया अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लिटिल का इस्तेमाल करते हैं, ना कि फ्यू का, ठीक है। अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू में क्या डिफरेंस है, लिटिल, द लिटिल एंड अ लिटिल में क्या डिफरेंस है, अभी बता रहा हूँ। बिल्कुल पेशेंस रखना है, मुझे पता है जब मैंने आपसे बोला है सब कुछ सिखाऊंगा, बिल्कुल पेशेंस रखना है थोड़ा सा, ठीक है।
ओके, फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ अ फ्यू और लिटिल पेन्स। क्या लगता है आपको, आ फ्यू पेन्स होगा या आ लिटिल पेन्स होगा? ओए होए होए, मज़ा आ गया। आ फ्यू पेन्स होगा या आ लिटिल पेन्स होगा? आप होगा सर पेन गिन सकते हैं, है ना, स्कूल में बहुत बोला मेरे पास इतने पेन है, उसके पास इतने पेन है ना, 2 पेन है, 1 पेन लाया हूँ यार मैं, यार 1 पेन लाया हूँ, 1 पेन भूल गया, है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, हम काउंट कर पा रहे हैं पेन को, तभी तो आप बोल रहे हो ना 1 पेन 2 पेन, इसीलिए बोल पा रहे हो आप। तो पेन एक क्या हो गया बाबू, आप होगा सर पेन एक काउंटेबल नाउन है, एंड क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है एंड सारे के सारे काउंटेबल नाउन के साथ हम अ फ्यू का इस्तेमाल करते हैं, ना कि आ लिटिल का। तो आप अ फ्यू जब इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस विल बिकम करेक्ट, ही हैज़ अ फ्यू पेन्स, परफेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल पाइए, ही हैज़ अ फ्यू और अ लिटिल फोटोज ऑन द इंस्टाग्राम। क्या लगता है आपको, अ फ्यू फोटोज ऑन द इंस्टाग्राम होगा या फिर अ लिटिल फोटोज ऑन द इंस्टाग्राम होगा? क्या लगता है आपको? आप होगा सर फोटोज़, बहुत ही ईजी था ना, बहुत ही ईजी था। फ़ोटोज़ जब भी फ़ोन की गैलरी खोलते हैं तो हमें दिखाया जाता है 1500 फ़ोटोज़ हैं, स्क्रीनशॉट्स 1200, 2000, 3000, व्हाट्सएप इमेजेस 5000। तो ये सारे के सारी इमेजेस वो क्यों बता रहा है? ताकि वो काउंटेबल है बेटा, वो काउंटेबल है। अगर फ़ोटोज़ काउंटेबल हैं तो आप मुझे बताइए कि आ फ्यू आएगा या आ लिटिल आएगा? ये मैं नहीं कराऊंगा आपको, ये आपको खुद करना पड़ेगा, ये आप खुद करेंगे। ओके, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी तो हमें डिफरेंस समझना बाकी है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू में लिटिल, द लिटिल, आ लिटिल, इन सब में क्या डिफरेंस है? कहाँ टू यूज़ करोगे, कहाँ वेरी यूज़ करोगे, कहाँ टू मच, कहाँ मच टू का यूज़ करेंगे? अभी तो क्लाइमैक्स अभी बाकी है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, तभी हाजिर होता हूँ मैं। ओके, अब चलते हैं फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू में, एंड लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इन सब में क्या डिफरेंस है। स्टार्टिंग करते हैं फ्यू से कि अ फ्यू, द फ्यू एंड फ्यू में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट वन, फ्यू। फ्यू का मीनिंग होता है ऑलमोस्ट नथिंग, लगभग ना के बराबर। ऑलमोस्ट नथिंग, लगभग ना के बराबर, थोड़ा है। क्यों? क्योंकि फ्यू का मीनिंग ही थोड़ा होता है। तो थोड़ा तो है सर, थोड़ा है, लेकिन लगभग ना के बराबर, लगभग ना के बराबर, बहुत ही कम है, ठीक है। तो फ्यू, ऑलमोस्ट नथिंग, लगभग ना के बराबर। और क्योंकि ये लगभग ना के बराबर है, नो आ गया, लगभग ना के बराबर, इसीलिए इसको नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। गॉट इट? ओके। बी वाला केस क्या है, आ फ्यू, आ फ्यू। अब आ फ्यू फ्यू से ज़्यादा है, मैंने कहा फ्यू लगभग ना के बराबर, आ फ्यू लगभग ना से थोड़ा सा ज़्यादा, सम, थोड़ा, थोड़ा मतलब थोड़ा है, पॉजिटिव सेंस में कि हाँ थोड़ा है। फ्यू से ज़्यादा, आ फ्यू, हाँ थोड़ा है, ठीक है। सी वाला, द फ्यू, फ्यू से ज़्यादा, आ फ्यू, सही कहा आपने, आ फ्यू से ज़्यादा, द फ्यू, ठीक है। अच्छा, एग्जैक्ट मीनिंग बताओ सर, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगी द फ्यू की? अभी तो मैंने आपको ये बताया कि फ्यू से ज़्यादा, आ फ्यू, ठीक है। आ फ्यू का मीनिंग बताया सम, थोड़ा कुछ, ठीक है। द फ्यू का मीनिंग क्या होगा? द फ्यू का मीनिंग ये होता है बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितने हैं सारे के सारे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन जितने भी हैं सारे के सारे। इसका एक ऐसा बताओ, और सबसे ज़्यादा आसान द फ्यू है, सबसे ज़्यादा आसान द फ्यू है, ठीक है। अभी आप देखना कितनी ईजिली आपको द फ्यू पुट करना आ जाएगा कि आप कहाँ पे द फ्यू यूज़ करेंगे। अभी देखना एग्जाम्पल, 1 मिनट का पेशेंस रखिए बस, ठीक है। इससे पहले एग्जाम्पल पढ़िए, मैंने क्या लिखा है, आई हैव अ फ्यू द फ्यू फ्रेंड्स। मेरे पास कुछ फ्रेंड्स हैं। क्या लगता है आपको, अ फ्यू आएगा या फिर फ्यू आएगा या फिर द फ्यू फ्रेंड्स आएगा? क्या लगता है आपको? ठीक है, अगर मैं आई हैव फ्यू फ्रेंड्स करता हूं, अगर मैं आई हैव फ्यू फ्रेंड्स करता हूं, तो फ्यू का मीनिंग ऑलमोस्ट नथिंग, लगभग ना के बराबर। तो क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लगभग ना के बराबर दोस्त है? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है सर, ये तो नेगेटिव सेंस हो जाएगी कि मेरे पास दोस्त नहीं है, लगभग ही हो जाएगा मेरे पास दोस्त नहीं है। और अगर मुझे यही कहना होता कि मेरे पास दोस्त नहीं है, तो मैं ऐसे भी कह सकता था आई डू नॉट हैव एनी फ्रेंड, है ना, आई डू नॉट हैव एनी फ्रेंड। इसीलिए आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स ये पॉसिबल है कि हाँ, क्यों सर पॉसिबल है? क्योंकि अ फ्यू का मीनिंग होता है सम, थोड़ा, हाँ सर कुछ है। तो आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, हाँ सर ये पॉसिबल है। लेकिन सर द फ्यू भी पॉसिबल हो सकता है क्या? क्यों? क्योंकि आपने बताया था फ्यू, आई मीन अ फ्यू से ज़्यादा द फ्यू होता है, अ फ्यू से ज़्यादा द फ्यू होता है। तो अ फ्यू से ज़्यादा द फ्यू मतलब फ्रेंड्स उसके थोड़े ज़्यादा भी तो हो सकते हैं ना, थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आई हैव द फ्यू भी हो सकता है क्या? लेकिन नहीं, इनकरेक्ट, द फ्यू यहाँ नहीं हो सकता। अब द फ्यू क्यों नहीं हो सकता, अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा। सेकेंड एग्जाम्पल पाइए, वी स्टेड अ द फ्यू डेज इन द होटल। हम कुछ दिनों के लिए होटल में रुके, कुछ दिनों के लिए होटल में रुके। तो क्या लगता है आपको, अ फ्यू आएगा या द फ्यू आएगा? पहली बात, फ्यू तो पॉसिबल है ही नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि सर आप कहोगे सर होटल में रुके तो कुछ ना कुछ दिन तो रुके होंगे ना। अगर वो होटल में स्टे किया है उन्होंने तो कुछ ना कुछ दिन स्टे ज़रूर किया होगा, और कुछ ना कुछ स्टे किया है तो आप ना के बराबर उसको नहीं कह सकते, इसीलिए फ्यू तो पॉसिबल नहीं है। ओके,
ठीक है सर, वी स्टेड वी स्टेड अ फ्यू, सर कुछ दिन, सम कुछ पॉसिबल है, हाँ सर पॉसिबल है, ये हो सकता है सर। क्या द फ्यू भी पॉसिबल हो सकता है, वी स्टेड हम रुके, अ फ्यू कुछ दिन, ठीक है कुछ दिनों से थोड़े से ज़्यादा, ये हो जाएगा द फ्यू डेज इन द होटल, क्या ये हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता सर। सर क्यों नहीं हो रहा है ये, अभी बता रहा हूँ। थर्ड एग्जाम्पल, देयर आर फ्यू, द फ्यू, अ फ्यू बुक्स, वहाँ कुछ बुक्स हैं, तो फ्यू आएगा, अ फ्यू आएगा, द फ्यू आएगा, क्या लगता है आपको सर, वहाँ कुछ बुक्स हैं, कुछ तो बुक्स हैं ना, कुछ बुक्स हैं, तो सर ये तो पॉसिबल नहीं है कि देयर आर फ्यू बुक्स, ये पॉसिबल नहीं है, वहाँ कुछ बुक्स हैं, कुछ तो बुक होंगी ना, के बराबर तो बुक्स नहीं हो सकती ना के बराबर नहीं हो सकती, तो दे आर फ्यू, अ फ्यू बुक्स, द फ्यू, क्या पॉसिबल लग रहा है सर, अ फ्यू, हाँ सर ये तो पॉसिबल लग रहा है, क्या द फ्यू हो सकता है, अगेन द फ्यू नहीं हो सकता, एरर है सर, क्यों बार बार द फ्यू को आप गलत कर रहे हो, जबकि अ फ्यू से ज़्यादा है, हो सकता है वहाँ बुक अ फ्यू से ज़्यादा हो, थोड़ी ज़्यादा हो, तो द फ्यू आप पुट क्यों नहीं कर रहे हो, अब बताता हूँ मैंने क्या पॉइंट लिखा है, वी पुट द फ्यू इन केस देयर आर सब्जेक्ट एंड वर्ब आफ्टर डैट, ओए होए होए क्या लाइन है, मज़ा आ गया। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप द फ्यू वहाँ पुट करोगे जहाँ द फ्यू पुट करने के बाद आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल जाए, वाह ओए होए होए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, द फ्यू आप वहाँ पुट करेंगे जहाँ द फ्यू के बाद आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब की जोड़ी मिल जाए, दैट्स इट। एग्जाम्पल से समझाओ सर, वही समझा रहा हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल क्या है, आई थिंक यू आर वन ऑफ द फ्यू पीपल हु अप्रिशिएट इट, मेरे ख्याल से तुम उन लोगों में से हो जो इसको पसंद करते हैं, जो इसकी तारीफ करते हैं, ठीक है। आई थिंक यू आर वन ऑफ द फ्यू पीपल हु अप्रिशिएट इट, सर हमने यहाँ पे द फ्यू का इस्तेमाल किया, हाँ सर द फ्यू का इस्तेमाल किया, और अभी आपने बताया कि अगर द फ्यू का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो उसके बाद कहीं सब्जेक्ट एंड वर्ब होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे सब्जेक्ट है एंड ये यहाँ पे वर्ब है, तो ठीक है सर सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल गया, मतलब हम द फ्यू का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे द फ्यू गलत क्यों कर रहा था, अगेन आई हैव अ फ्यू द फ्यू फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ द फ्यू पुट करता हूँ तो बताइए क्या मुझे द फ्यू के बाद कहीं सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, आपको नहीं सर, आपको कहीं भी यहाँ पे इसके बाद सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है। सेकंड एग्जांपल में भी आप चेक कर सकते हैं, वी स्टेड अ फ्यू द फ्यू डेज इन द होटल, अगर मैं द फ्यू पुट करता तो द फ्यू के बाद क्या मुझे कोई सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलता, आंसर इज नो, नहीं मिलता। थर्ड एग्जाम्पल में भी यही है कि हमारे पास सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, इसीलिए हम द फ्यू वहाँ पुट नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमें यहाँ पे सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल गया द फ्यू के बाद, इसीलिए हमने सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन था, इसीलिए द फ्यू हमने पुट किया। ओके, लास्ट एग्जाम्पल, आई रेड द फ्यू बुक्स दैट आई बॉट, अगेन सर आपने द फ्यू का इस्तेमाल किया और द फ्यू का इस्तेमाल किया है, इसके बाद सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन आपको मिलना चाहिए। ओके ठीक है सर, द फ्यू बुक्स डैट कंजक्शन है, यहाँ पे एक ये सब्जेक्ट है, बॉट अगेन एक वर्ब है, सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन हमें मिल गया, मतलब ये भी हमारा यहाँ पे कंडीशन फॉलो हो गई, तो हम यहाँ पे द फ्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं बाबू, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पिन कर देना, मैं उसको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा एंड उसको सॉल्व कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना। लेकिन मैं समझता नहीं हूँ कि 0.1% भी आपके माइंड में 1% भी डाउट होगा, ठीक है। ओके, बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग कि द फ्यू कहाँ पुट करना है, बहुत इजी बना दिया है मैंने आपके लिए कि द फ्यू कहाँ पुट यूज करना है आपको, ठीक है। ओके, अब चलते हैं लिटिल आ लिटिल द लिटिल में क्या डिफरेंस है, लिटिल आ लिटिल एंड द लिटिल में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले चलते हैं लिटिल। देखिए जो डिफरेंस फ्यू आ फ्यू द फ्यू में है, सेम डिफरेंस लिटिल आ लिटिल द लिटिल में है। और रिपीट, जो डिफरेंस फ्यू आ फ्यू द फ्यू में है, सेम डिफरेंस हमारा लिटिल आ लिटिल एंड द लिटिल में है। ओके, लिटिल का मीनिंग ऑलमोस्ट नथिंग, क्या फ्यू का मीनिंग ऑलमोस्ट नथिंग बताया था? हाँ सर, फ्यू का मीनिंग ऑलमोस्ट नथिंग बताया था, सेम एज लिटिल का मीनिंग भी ऑलमोस्ट नथिंग ही होता है, लगभग ना के बराबर। बी, आ लिटिल सम, थोड़ा थोड़ा, क्या सर आ फ्यू का मीनिंग आपने सम बताया था? हाँ जी, सम ही बताया था मैंने, थोड़ा सेम है, ठीक है। सी, द लिटिल नॉट मच बट ऑल देयर आर, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन जितना है सारा का सारा, क्या सर द फ्यू का यही था? हाँ सर बिल्कुल यही था, द फ्यू का इतना ही था कि नॉट मैनी बट ऑल देयर आर, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन जितना है सारा का सारा। सेम एज द लिटिल का भी मीनिंग यही है, नॉट मच बट ऑल देयर आर, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन सारा का सारा जितना भी है। ओके, एग्जाम्पल से समझाइए सर, आइए। देयर इज अ लिटिल देयर इज अ लिटिल द लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में थोड़ा दूध है, क्या लगता है आपको?
बताइए बताइए। और द लिटिल का यूज भी आप सेम कंसेप्ट से करते हो यहाँ भी, क्या कि इसके बाद भी सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन आपको मिलना चाहिए। तो सबसे पहले द लिटिल चेक कर लेते हैं कि यहाँ पॉसिबल है या नहीं है, क्या सर यहाँ पे सब्जेक्ट एंड वर्ब का हमें कॉम्बिनेशन मिलेगा। अगर द लिटिल पुट करते हैं, अगर मैंने द लिटिल पुट किया लेकिन मुझे यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैं द लिटिल को यहाँ पे एलिमिनेट करता हूँ, हम यूज़ नहीं कर सकते द लिटिल यहाँ पे। अब आता है आ लिटिल या लिटिल। लिटिल का मीनिंग होता है सर ऑलमोस्ट नथिंग। लिटिल का मीनिंग होता है ऑलमोस्ट नथिंग, ओके। आ लिटिल का मीनिंग होता है सम, थोड़ा सा। लेकिन अगर आपकी सेंस, इस सेंटेंस में सेंस अगर आपकी ये है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि दूध, रेफ्रिजरेटर में जो दूध है वो लगभग ना के बराबर है, ख़त्म हो चुका है, लगभग ना के बराबर है, बहुत ही कम है, तब तो आप यहाँ पर लिटिल का इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हैं, ओके। लेकिन अगर आपकी सेंस ये है कि थोड़ा सा दूध है, लगभग ना से थोड़ा सा ज़्यादा है, तब आपको आ लिटिल पुट करना पड़ेगा। मैटर करेगा कि आपकी सेंस क्या है, आप किस सेंस में सेंटेंस बोलना चाहते हो, वहीं पे पुट करना पड़ेगा आपको, या तो आ लिटिल या लिटिल, आपकी सेंस पे डिपेंड करेगा। गॉट इट, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज दोनों भी हैं। आप ये भी कह सकते हो कि सर थोड़ा दूध है, आप ये भी कह सकते हो लगभग ना के बराबर दूध है, मीन्स लिटिल पुट करना पड़ेगा आपको। गॉट इट, ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बाबू। Okay, second example. I need a little, the little sugar. Which one is perfect? What do you think? I need a little, I need little, I need the little sugar. Which one is perfect? If we talk about the little, it cannot be possible because there is no subject and verb combination after the word the little. Sorry. है ना, सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है हमारे पास, द लिटिल के बाद सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन हमारे पास नहीं है। दैट इज़ वाई द लिटिल इज़ नॉट पॉसिबल। द लिटिल यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होता तो सर हम द लिटिल पुट कर सकते थे, लेकिन नहीं है, इसीलिए द लिटिल वहाँ पे इनकरेक्ट होगा, तो एलिमिनेट हो गया। अब बचा लिटिल एंड आ लिटिल। क्या लगता है आपको? सर लिटिल भी पॉसिबल नहीं होगा। लिटिल पॉसिबल क्यों नहीं होगा? अब आपको कुछ चीनी की ज़रूरत है, कि आपको ना के बराबर चीनी की ज़रूरत होगी? द आंसर इज नो। आपको चीनी की ज़रूरत होगी तो कुछ तो चीनी होगी ना, कुछ तो चीनी होगी। एक दो दानों की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ना के बराबर चीनी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर जो चीनी की ज़रूरत पड़ी है तो लगभग कुछ चीनी होगी, सम शुगर, कुछ तो चीनी होगी ना जिसकी ज़रूरत होगी आपको। सर आ लिटिल पॉसिबल है इसीलिए, क्योंकि आपको ज़रूरत है तो कुछ चीनी की ज़रूरत आपको पड़ेगी। एंड आ लिटिल का मतलब क्या होता है? सम, परफेक्ट। इसीलिए आई नीड आ लिटिल शुगर परफेक्ट होगा। थर्ड एग्जाम्पल पाइए, आई स्पेंट द लिटिल मनी डैट आई हैड। आई स्पेंट द लिटिल मनी डैट आई हैड। अब आपके कान खड़े हो गए होंगे बाबू कि द लिटिल यहाँ पे यूज़ किया है। अब द लिटिल मैंने यूज़ किया है तो बताइए क्या सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन है? आपको होगा हाँ बिल्कुल सर, यहाँ पे आई एक सब्जेक्ट है एंड हैड उसकी एक वर्ब है। अगेन सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन मिल गया, इसीलिए मैंने द लिटिल का इस्तेमाल किया। ओके, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने मैनी, मच, लिटिल, फ्यू, इन सब के बीच का डिफरेंस देखा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंफ्यूजन की ओर। नेक्स्ट कंफ्यूजन है हमारी कहाँ पे टू का इस्तेमाल किया जाए, कहाँ पे वेरी का इस्तेमाल किया जाए। सर दोनों का मीनिंग ही बहुत होता है, टू का मीनिंग भी बहुत है, वेरी का मीनिंग भी बहुत है, तो सर कहाँ पे टू का इस्तेमाल किया जाए, कहाँ वेरी का इस्तेमाल किया जाए? उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, इफ़ यू हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। शेयर इट एज मच एज यू कैन। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो ये गलत बात है, आपको अब तक लाइक कर देना चाहिए था। अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपके लिए मेहनत की है तो अब तक आपको लाइक कर देना चाहिए था बाबू, गलत बात है। ओके, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि टू एंड वेरी का डिफरेंस क्या है? दोनों का मीनिंग ही बहुत है, तो कहाँ पे इस्तेमाल करना है? टू हमेशा आप निगेटिव सेंस में इस्तेमाल करते हो। बहुत तो है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बहुत है, ज़रूरत से ज़्यादा बहुत है, तब आप टू का इस्तेमाल निगेटिव सेंस में करेंगे। गॉट इट? निगेटिव सेंस में, ऑलवेज रिमेंबर निगेटिव सेंस में। वेरी का इस्तेमाल आप पॉजिटिव सेंस में करते हैं, पॉजिटिव सेंस में, जब सेंटेंस का जो सेंस है वो पॉजिटिव है। कैसे सर? समझ में नहीं आ रहा, एग्जाम्पल देके बताइए। देखिए क्या लिखा है मैंने, टू इन निगेटिव सेंस मोर देन रिक्वायर्ड। निगेटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं जब ज़रूरत से ज़्यादा हो, बहुत हो। वेरी इन पॉजिटिव सेंस टू अ ग्रेट एक्सटेंट, इसको पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल करते हो काफ़ी हद तक, मतलब बहुत दिखाने के लिए, वही बात है। एग्जाम्पल पाइए अब, शालिनी इज टू वेरी ब्यूटीफुल। शालिनी बहुत ब्यूटीफुल है। व्हाट डू यू थिंक? शालिनी इज टू ब्यूटीफुल इज करेक्ट और शालिनी इज वेरी ब्यूटीफुल? आपको सर सेंटेंस पॉजिटिव है, शालिनी बहुत ब्यूटीफुल है, पॉजिटिव सेंटेंस, अच्छा सेंटेंस है। शालिनी इज टू ब्यूटीफुल नहीं होगा सर, ये तो निगेटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं हम। शालिनी इज वेरी ब्यूटीफुल परफेक्ट सेंटेंस होगा।
वेरी गुड। ओके, सेकंड एग्जांपल पर ये आमिर इज टू ब्रेव, आमिर बहुत बहादुर है। तो बताइए सेंटेंस निगेटिव है या पॉजिटिव है? सेंटेंस की जो सेंस है, जो समझ दे रहा है ना, जो फीलिंग दे रहा है सेंटेंस, वो पॉजिटिव है या निगेटिव है? आमिर बहादुर है, सेंटेंस की जो सेंस है वो पॉजिटिव है, इसीलिए हम आमिर इज टू ब्रेव नहीं बोल सकते, आमिर इज वेरी ब्रेव परफेक्ट होगा। वेरी गुड बाबू। थर्ड एग्जाम्पल क्या है? ही इज टू और वेरी बैड, व्हाट डू यू थिंक? ही इज टू और बैड, वह बहुत बुरा है, वह बहुत बुरा है। तो यहाँ पे सेंटेंस की जो टोन है, सेंटेंस का जो मूड है, सेंटेंस की जो सेंस है, फीलिंग है, वो क्या है सर? निगेटिव है कि वह बहुत बुरा है। तो ही इज वेरी बैड नहीं, ही इज टू बैड परफेक्ट होगा। शाबाश। नेक्स्ट एग्जाम्पल पाइए, इट इज टू लेट, बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है, अब बहुत देर हो गई है। तो बताइए सेंटेंस की सेंस निगेटिव है पॉजिटिव है? सर बहुत देर हो गई, अब बहुत देर हो गई, मतलब सेंटेंस की जो सेंस हो रही है वो निगेटिव हो रही है, और निगेटिव सेंस में हम हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने वेरी का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया, परफेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा? ही इज टू यंग टू गो आउट, ही इज टू यंग टू गो आउट, वह बहुत छोटा है बाहर जाने के लिए, वह इतना छोटा है कि वह बाहर नहीं जा सकता, बहुत ही ज़्यादा है, मोर देन रिक्वायर्ड, ज़रूरत से ज़्यादा ही छोटा है, वह बाहर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वह ज़रूरत से ज़्यादा ही छोटा है, इतना छोटा है कि वह बाहर नहीं जा सकता, इसीलिए मैंने बाबू टू का इस्तेमाल किया, ना कि वेरी का इस्तेमाल किया। वेरी गुड। यहाँ तक पहुँचने के बाद मैंने समझता हूँ टू एंड वेरी में 1% भी डाउट आपको होना चाहिए, नहीं होगा डाउट, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम होती है बाबू तो रिपीट कर लेना, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहाँ मुझसे कोई भी क्वेरी कर सकते हो। नेक्स्ट कन्फ्यूजन की ओर चलते हैं, वो है हमारी ईच एंड एवरी। सो दोनों का ही मीनिंग प्रत्येक और हर एक होता है, ईच एंड एवरी का, है ना। तो कहाँ पे ईच का इस्तेमाल करें, कहाँ पे एवरी का इस्तेमाल करें, इन दोनों को ही हम दो मेथड समझेंगे। कौन कौन से सर? एक तो नंबर्स के मेथड समझेंगे एंड सेकंड होगा हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए। एंड आपके परफेक्शन के लिए दोनों ही मेथड से समझना ज़रूरी है। मैं चाहता आपको फर्स्ट मेथड से समझा सकता था, लेकिन नहीं, आपके परफेक्शन के लिए बाबू दोनों ही मेथड से समझना ज़रूरी है। ओके, और दोनों मेथड्स कंप्लीट करने के बाद चांस ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, कोई डाउट होगा ही नहीं आपके माइंड में, आएगा ही नहीं, ठीक है। फर्स्ट कौन सा हमारा होगा? हमारा मेथड नंबर्स के मेथड से। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ नंबर्स के मेथड से? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ईच का इस्तेमाल आप दो या दो से ज़्यादा इंसान या चीज़ों के लिए आप करते हैं। ईच का इस्तेमाल आप दो या दो से ज़्यादा इंसान या चीज़ों के लिए करते हैं आप, ठीक है। ओके, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे? बात आ रही समझ में या नहीं आ रही बाबू? कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फिर से बताया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ईच का इस्तेमाल हम दो या दो से ज़्यादा इंसान या चीज़ों के लिए करते हैं। वहीं एवरी का इस्तेमाल आप तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ों के लिए करते हैं। ईच का इस्तेमाल के लिए कम से कम दो होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं इंसान या चीज़ें, ठीक है। एवरी के इस्तेमाल के लिए आप कम से कम तीन होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। सर थ्योरी बहुत हो गई, एग्जाम्पल देखे बताओ। एग्जाम्पल भी आ रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ बाबू, एक सेकेंड लगे, पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा, बस एग्जाम्पल देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। उससे पहले ये देखिए, ईच फॉर टू और मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, वही मैंने आपको बताया। एवरी फॉर थ्री और मोर देन थ्री पर्सन्स और थिंग्स, यही हमने सेम पढ़ा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एग्जाम्पल में, शी हैड इयररिंग्स इन एवरी और ईच ईयर, शी हैड इयररिंग्स इन एवरी ईच ईयर। उसके हर एक कान में इयररिंग थे, उसके हर एक कान में इयररिंग थे। ओके, एवरी आना चाहिए या फिर ईच आना चाहिए? एवरी ईयर आना चाहिए या फिर ईच ईयर आना चाहिए? क्या लगता है सर? अभी मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने आपको बताया कि ईच के लिए कम से कम दो होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एवरी के लिए कम से कम तीन होने चाहिए, कम से कम तीन इंसान या चीज़ें होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं। तो सर अगर एवरी के लिए कम से कम तीन होनी चाहिए, और कान, हम सब के कान कितने होते हैं सर? दो कान होते हैं, दो ही होते हैं ना, ठीक है, दो ही होते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम सब के पास दो ही बेटा कान होते हैं, और दो कान होते हैं। एवरी के लिए कम से कम तीन चीज़ें होनी चाहिए। सर एवरी तो पॉसिबल नहीं है किसी भी केस में, और एवरी पॉसिबल नहीं है सर, तो हमें यू ईच ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ईच के लिए कम से कम दो होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं। शी हैड इयररिंग्स इन ईच ईयर, उसके हर एक कान में इयररिंग थे। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल पाइए, माई पेरेंट्स वर्क्स हार्ड एंड एवरी और ईच ऑफ दैम इज ऑनेस्ट। मेरे पेरेंट्स मेहनत करते हैं एंड उनमें से हर एक ईमानदार है, ऑनेस्ट है। वेरी गुड। माई पेरेंट्स वर्क्स हार्ड एंड एवरी और ईच ऑफ दैम इज ऑनेस्ट। क्या लगता है आपको सर? एवरी आएगा या फिर ईच आएगा? एवरी ऑफ दैम इज ऑनेस्ट आना चाहिए या फिर ईच ऑफ दैम इज ऑनेस्ट आना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? बोलो बोलो बोलो। आप कहोगे
पेरेंट्स दो ही होते हैं, फादर मदर, है ना, दो ही होते हैं, फादर एंड मदर, वो दो होते हैं सर। दो के लिए आपको ईच का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना कि एवरी का। तो यहाँ पे परफेक्ट हमारा ईच होगा, ना कि एवरी। क्या सेंटेंस बनेगा? माई पेरेंट्स वर्क्स हार्ड एंड ईच ऑफ दैम इज ऑनेस्ट। ओके, मेरे पेरेंट्स मेहनत करते हैं, उन दोनों में से हर एक ऑनेस्ट है। वेरी गुड। अब चलते हैं सेकंड मेथड है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच से। अब ईच एंड एवरी को ही हमें बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच से पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखना, पार्ट्स ऑफ स्पीच से ईच की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है? ईच प्रोनाउन एज वेल एज एडजेक्टिव दोनों होते हैं। आई रिपीट, ईच प्रोनाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूँ, शायद कहीं आपको ये कंसेप्ट सीखने को ना मिले, इसलिए सारा कंसंट्रेशन यहीं पर रखना अपना कुछ टाइम के लिए आपसे, ठीक है? ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि ईच प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, ये इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लेकिन एवरी हमेशा एडजेक्टिव होता है, एवरी हमेशा एडजेक्टिव होता है। अब एक बात मुझे बताना, मैंने आपको एक बात बताई थी कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन बनेंगे, और कोई नहीं बन सकता। एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन कुछ भी नहीं बन सकता। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही बनते हैं, ये बात बताई थी। जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ उन लोगों को। पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड और बहुत सी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज मैंने कवर करा रखे हैं 3 पार्ट्स में, कंप्लीट इनको देख लीजिए, कोई डाउट नहीं रहेगा, सारे बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ एंड एग्जांपल्स के साथ वहाँ मैंने आपको समझाया। आ जाओ इधर, आ जाओ आप। तो ईच क्या होता है? प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव दोनों होता है, एंड एवरी सिर्फ एडजेक्टिव होता है। अब यहाँ मैंने ये क्यों बताया आपको, अब देखना, यहाँ से इसका इंपॉर्टेंस पता लगेगा कि मैंने आपको ये क्यों बताया। ईच ऑफ अस इज गोइंग टू लंडन, ईच ऑफ अस इज गोइंग टू लंडन, हम में से हर एक लंदन जा रहा है, हम में से हर एक लंदन जा रहा है, ठीक है? ऑफ एक प्रपोजिशन है, ठीक है? ऑफ एक प्रपोजिशन है, सारे के सारे प्रपोजिशन अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो सर ये तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ओके ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब जिसको ये पता नहीं है कि प्रपोजिशन अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं, आई रिपीट, देख लेना बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के 3 पार्ट्स देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं हो, ये सारी बेसिक्स चीज़ें हैं, सब कवर हो जाएगा वहाँ से, ठीक है? तो ईच ऑफ अस इज गोइंग टू लंडन, सर ये प्रपोजिशन हो गया, ऑफ एक प्रपोजिशन हो गया, अस उसका एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्रपोजिशन ये ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये वर्ब हो गई, तो सब्जेक्ट क्या है सर? सब्जेक्ट ईच बचा, सब्जेक्ट यहाँ पे ईच बचा, ठीक है? और अगर ये सब्जेक्ट है तो इसको या तो नाउन होना पड़ेगा या प्रोनाउन होना पड़ेगा, और मैंने आपको बताया था कि ईच प्रोनाउन हो सकता है, और अगर ये प्रोनाउन हो सकता है तो मतलब यहाँ सेंटेंस परफेक्ट हो जाएगा, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। ईच ऑफ अस इज गोइंग टू लंडन। सेकेंड एग्जाम्पल पे आओ, अभी और मज़ा आएगा और क्लियर होगा। अब देखना यहाँ पे कितना मज़ा आता है। एवरी ऑफ दैम इज़ बिजी, उनमें से हर एक व्यस्त है, हर एक बिजी है, एवरी ऑफ दैम इज़ बिजी, ठीक है? मैं फिर से कहूँगा कि ऑफ एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो ऑफ एक प्रपोजिशन हो गया, ये दैम उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है? ये वर्ब हो गई, ये प्रपोजिशन हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, फिर सब्जेक्ट क्या है? आपको होगा सर एवरी एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है? और अगर एवरी एक सब्जेक्ट है बाबू, एवरी एक अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, मैंने अभी फिर से रिपीट भी किया था आपको कि नाउन या प्रोनाउन, सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही बन सकते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन कुछ भी नहीं बन सकता, सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट का काम करेंगे। एंड एवरी एक एडजेक्टिव होता है, एवरी एक एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो आप कहोगे सर एवरी नहीं होगा, फिर क्या होगा? ईच यहाँ पे आना चाहिए था। यहाँ पे अगर हम ईच पुट कर दें, यहाँ पे अगर हम ईच पुट कर दें सेंटेंस, अब ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सर ईच प्रोनाउन का काम कर सकता है, एंड प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है, परफेक्ट। थर्ड एग्जाम्पल पाइए, एवरी वन ऑफ दैम इज ब्रेव, ये बताइए आप, ये सेंटेंस क्या है? करेक्ट है या इनकरेक्ट है? क्या लगता है आपको? एवरी वन ऑफ दैम इज ब्रेव, व्हाट डू यू थिंक? इज इट करेक्ट और रॉन्ग? ठीक है, उसी मेथड से आते हैं सर। ऑफ एक प्रपोजिशन है, हाँ सर एक प्रपोजिशन है, दैम उसका एक ऑब्जेक्ट है, हाँ सर ऑफ प्रपोजिशन, दैम उसका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सर ये सब्जेक्ट हो गया एवरीवन। लेकिन सर अभी तो आपने बताया कि एवरी एक एडजेक्टिव ही होगा, है ना? फिर ये सब्जेक्ट कैसे हो सकता है? अब देखिए, वन एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन वन एक प्रोनाउन है, एंड इस प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है ये एवरी, मतलब ये एक एडजेक्टिव है ना? एवरी एक एडजेक्टिव भी होता है, तो एवरी एडजेक्टिव है, किसको मॉडिफाई कर रहा है सर? प्रोनाउन वन को मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि ये वन है इसीलिए इस प्रोनाउन की वजह से ये सब्जेक्ट बन गया वन, मेन सब्जेक्ट यहाँ पे वन बना, तो वन इज़ ब्रेव, मतलब एवरी वन ऑफ दैम इज़ ब्रेव, उनमें से हर एक ब्रेव है, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव है,
है ना। ये प्रोनाउन हो गया एंड प्रोनाउन तो सब्जेक्ट बन ही सकते हैं, तो एवरी वन ऑफ देम इज बिहेव, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आ जाओ। एवरी ह्यूमन इज मेड बाय गॉड, हर इंसान गॉड के द्वारा बनाया गया है ना, हर इंसान गॉड के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, एवरी ह्यूमन इज मेड बाय गॉड। ह्यूमन इज अ नाउन, ओके परफेक्ट है सर, हाँ ये नाउन है, ये नाउन है सर। नाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड वैसे भी एडजेक्टिव होता ही है, और वैसे ही मैंने पढ़ाया भी है, आपको अभी पता है क्या कि एवरी एडजेक्टिव होते हैं, है ना। बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ये बार बार चीज़ें मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाए। ठीक है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि सर बहुत ओवर एक्टिंग करते हैं, बहुत बार चीज़ें बताते हैं। बेटा मुझे अपनी एनर्जी स्पेंड करने का बिल्कुल शौक नहीं है, क्योंकि आपके साथ मैं बिल्कुल भी धोखा नहीं देना चाहता ना, आपके लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, आप ही के लिए सब कुछ करता हूँ, सारी की सारी एनर्जी आपके लिए स्पेंड करता हूँ, ताकि आपकी चीज़ें लाइफ टाइम के लिए रिटेन हो पाए आपके माइंड में, लाइफ टाइम के लिए आप चीज़ों को ना भूलें। इसलिए बार बार अपनी एनर्जी लगा के चीज़ों को रिपीट करता हूँ, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स का रहता है ना कि सर बहुत बार बताए थे एक चीज़ को, वो बेटा आप ही के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो एवरी एक एडजेक्टिव है ना, एवरी एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई कर रहा है सर, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस हो गया, आई मीन इस सेंटेंस में ये एक सब्जेक्ट हो गया, ये एक वर्ब हो गई। एवरी ह्यूमन इज मेड बाय गॉड, हर इंसान गॉड के द्वारा बनाया गया है। एट दी एंड हमने सारी कन्फ्यूजन्स दूर कर ली हैं, टू मच एंड मच टू, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत ही कंसेप्चुअली कहाँ टू मच यूज़ करना है, कहाँ मच टू यूज़ करना है, कहाँ टू मच गलत होगा, कहाँ मच टू गलत होगा, बहुत कंसेप्चुअली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको समझाया है। आप वहाँ जाकर विजिट कर लीजिएगा, 1% भी डाउट नहीं रहेगा उसमें आपको। ठीक है, इफ़ यू हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एज मच एज यू कैन। इफ़ यू थिंक दैट दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ दैम, प्लीज़ शेयर दैम एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो डैट जब भी मैं कंटेंट अपलोड कर पाऊँ आप उससे अपने आप को अपडेट कर पाएँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।